हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो मेंडल ने थ्री जनरलाइजेशन दिए थे, थ्री जनरलाइजेशन, जिसको बाद में एज अ प्रिंसिपल और लॉ के नाम से कंसिडर किया गया। ठीक है, और इसे प्रिंसिपल या लॉ के नाम से सबसे बड़ा जो रोल है दुनिया के सामने पेश करने का, वो है कॉरेंस का। ठीक है, कॉरेंस का, कॉल कॉरेंस। ये वही साइंटिस्ट हैं, उन तीनों में से एक साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डी वीस, कॉरेंस और टेचर मैक में से, जिन्होंने रीडिस्कवरी की थी मेंडल वर्क की या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। तो मेंडल की ये तीन जनरलाइजेशन जो उन्होंने दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट पे, 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट पर, और उसके बाद जो अपने जनरलाइजेशन दिए थे जो उस समय दुनिया को समझ में नहीं आया था, आज उन्हीं लॉज को हम लोग देखेंगे। तो ये तीन लॉज हैं कौन कौन से। नंबर 1, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस ध्यान रखना है, ये अब लॉ नहीं है, इसके एक्सेप्शन है, जिसके जैसे ये लॉ नहीं है, लेकिन हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो सारी बात करते हैं। सेकेंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, इसको हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है। द थर्ड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले दोनों लॉ जो है मोनो हैबिट क्रॉस पे बेस्ड हैं, और जो तीसरा वाला हमारा लॉ है ये डाई हैबिट क्रॉस पे बेस्ड है। तो पहले लॉ की बात करते हैं हम लोग, लॉ ऑफ डोमिनेंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर आप दो अपोजिट या कंट्रास्टिंग ट्रेट के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में केवल और केवल एक ही ट्रेट अपीयर होगा, वो ट्रेट अपीयर होगा जो डोमिनेंट ट्रेट होगा, है ना। मेंडर ने बोला कि डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए फैक्टर्स होते हैं, जिसे आज के समय में हम लोग एलील या जीन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे फैक्टर या ऐसे जीन या ऐसे एलील जो डोमिनेंट ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और ऐसे ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं प्रोजेनी के अंदर, उनको हम लोग नाम देते हैं रिसेसिव एलील या रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हम क्रॉस करा रहे हैं, क्रॉस कंडक्ट बिटवीन a pair of opposite traits। ठीक है, दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, इन F1 जनरेशन ओनली वन ट्रेट विल अपीयर। ठीक है, सिर्फ एक ही ट्रेट अपीयर होगा, और जो ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है, जो अपीयर हो रहा है, उसको हम लोग नाम देंगे डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एलील को नाम देंगे डोमिनेंट एलील। क्या नाम देंगे, डोमिनेंट एलील। और डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। किससे, कैपिटल लेटर से। ठीक है, और जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, हिडन हो जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। क्या बोलेंगे, रिसेसिव ट्रेट। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलील है उसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एलील, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्मॉल लेटर से। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्रॉस कराते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारा जो क्रॉस है वो प्योर टॉल पी प्लांट और प्योर ड्रॉप पी प्लांट के बीच में हो रहा है। ठीक है,
ये क्या है, पेरेंट है। और होमोजाइगस, प्योर मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, होमोजाइगस। तो टॉल के लिए हम दिखा देंगे यहाँ पे कैपिटल टी, और ड्रॉफ के लिए यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं स्मॉल टी। तो क्रॉस कराते हैं, और इनके गैमेट्स को पोजीशन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि एलील क्या है, रिसेसिव एलील, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट ट्रेट्स, ट्रेट्स क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, किस तरह से गैमेट्स को प्लेस करेंगे, पुनेट स्क्वायर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज सिर्फ लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऑल आर टॉल प्लांट्स, सभी क्या है, टॉल प्लांट्स हैं। और ये हाइब्रिड टॉल है। जो डोमिनेंट रेट होगा ये डोमिनेंट हमेशा होगा, ठीक है, चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो, जैसे कि ये वाली सिचुएशन हो गई, या हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, जैसे कि ये वाली सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो भी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में, और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो भी एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में। तो ये जो F1 जनरेशन हमारी आई, यहाँ पे सारे प्लांट क्या है, टॉल हैं, भले ही वो हाइब्रिड टॉल हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस एक ही कैरेक्टर आपको या एक ही ट्रेट दिखाई दे रहा है, जो ट्रेट दिखाई दे रहा है वही डोमिनेंट ट्रेट है। अब अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करें कि डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है और रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। डोमिनेंट इसके फीचर को हाइड कर रहा है या कोई और वजह हो सकती है, देखते हैं। देखिए, अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो दो तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि जो हमारे पास नॉर्मल वाइल्ड एलील हैं, वाइल्ड एलील्स का मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल जीन पाया जा रहा है ये हमेशा डोमिनेंट होता है। अगर इसमें मॉडिफिकेशन हो जा रहा है, अगर वाइल्ड एलील्स में कोई मॉडिफिकेशन हो जा रहा है, मॉडिफिकेशन, तो ये म्यूटेंट एलील हो जा रही है, इसमें म्यूटेंट एलील में कन्वर्ट हो जा रही है। कोई भी मॉडिफिकेशन मतलब सडन चेंजेस आ जा रहे हैं, सडन चेंजेस आ जा रहे हैं। अभी ये क्या है, डोमिनेंट और अभी क्या हो जा रही है, रिसेसिव हो जा रही है ना। डोमिनेंट है और अब क्या हो रही है, रिसेसिव। तो वाइल्ड एलील जो नॉर्मल एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम लोग वाइल्ड एलील्स कहेंगे, और वो हमेशा क्या होगी, डोमिनेंट होगी। और अगर उसमें कोई चेंजेस हो जा रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे म्यूटेड एलील, और वो क्या होगी, रिसेसिव होगी। तो जो नॉर्मल एलील है, नॉर्मल डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील, ठीक है, या जीन जो है ये एक्सप्रेस कर रही है, क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, किसमें, किसी पर्टिकुलर ट्रेट्स में, जो भी डोमिनेंट एलील है। अब पैटर्न क्या है, जो भी जीन होगा, या जीन या हम लिख सकते हैं पार्ट ऑफ डीएनए, है ना, जो फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का, ये क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है आरएनए का, और आरएनए बनाता है प्रोटीन या एंजाइम्स, है ना। ये क्या बनाता है, प्रोटीन या एंजाइम्स। अब ये प्रोटीन या एंजाइम्स जो है ये रेगुलेट करेगा ट्रेड्स को, है ना। ये क्या रेगुलेट करेगा, ट्रेड्स को। जीन या जिसे हम लोग पार्ट ऑफ डीएनए कह रहे हैं, ये आरएनए प्रोड्यूस करेगा और आरएनए बनाएगा प्रोटीन या एंजाइम, जो आगे चलकर रेगुलेट करेगा किसे, ट्रेड्स को, है ना। ये किसकी बात हो रही है, नॉर्मल डोमिनेंट या वाइल्ड एलील्स की। लेकिन अगर इसमें चेंजेस हो गए, अगर मान लेते हैं इसमें कोई चेंजेस हो गए, अब ये चेंजेस होने के वजह से ये क्या हो जाएगा, म्यूटेंट एलील। तो म्यूटेंट एलील जब ये हो जाएगा तो ये नो आरएनए, कोई आरएनए नहीं बनाएगा। तो जब कोई आरएनए नहीं बनेगा तो नो प्रोटीन और
एंजाइम्स, तो नो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, ये हो सकता है ना। यहां पे रेगुलेट हो रहा है ट्रेड्स, प्रॉपरली एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि फंक्शनल डोमिनेंट एलील है जो कि नॉर्मल आरएनए बना रहा है, नॉर्मल प्रोटीन या एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ये चेंज हो जा रहा है और रिसेसिव या म्यूटेंट एलील में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिससे कोई आरएनए नहीं बन रहा है और ना ही कोई प्रोटीन या एंजाइम बनेगा, तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा ट्रेड्स का, हम ढूंढते रह जाएंगे, वो ट्रेड्स हमको नॉर्मली नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस केस में आगे देखें कि या ऐसा भी हो सकता है कि ये म्यूटेंट एलील नॉन फंक्शनल आरएनए बनाए, और ऐसा हो सकता है कि इस नॉन फंक्शनल आरएनए से नॉन फंक्शनल एंजाइम्स बने या प्रोटीन बने, तो भी एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स प्रॉपर नहीं होगा। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस का देखें तो यही है कि एक नॉर्मल एलील है जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, लेकिन अगर उसमें कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन हो गया तो वो उस तरह के फीचर्स नहीं लेकर आएगा, भले ही कुछ और नया फीचर्स लेकर आएगा, है ना। अब जो ट्रेड हम यहाँ पे चाह रहे हैं, नो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स का मतलब ये नहीं हुआ कि हम जो ट्रेड्स चाह रहे थे वो नहीं मिला, हो सकता है कोई नया ट्रेड्स आ जाए। जैसे स्मॉल टीटी अगर होमोजाइगस कंडीशन में, तो वो क्या कर रहा है, ड्रॉप लेके चला आ रहा है, एकदम नया ट्रेड चला आया। हम टॉल की कल्पना कर रहे थे, यही मान के चल रहे थे कि टॉल आएगा, लेकिन आ गया क्या, ड्रॉप आ गया, है ना। तो ये था फर्स्ट लॉ। अब आते हैं सेकेंड लॉ में। मेंडल्स ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए कुछ पॉइंट्स भी बोले थे कि जो भी फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में मिलते हैं, ठीक है। और जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये पेयर्स जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और एक गैमेट जो बन रहा है उसके अंदर उस पेयर ऑफ फैक्टर का सिंगल फैक्टर या सिंगल एलील पहुंचेगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जो पहली जनरेशन आएगी वहां पे हमेशा आपको जितने भी ट्रेड दिखेंगे, जितने भी इंडिविजुअल्स मिलेंगे, वो किस तरह का ट्रेड शो करेंगे, डोमिनेंट वाला शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, जिसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी हम लोग कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब क्या है, यहां पर फिर से वही बात होगी कि जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा क्या, प्योर होंगे, उनमें एलील की कोई मिक्सिंग नहीं होती है, उनमें एलील की कोई मिक्सिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो एक एलील दूसरे एलील से अलग हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है बिना मिक्स हुए। जैसे अगर हम लोग होमोजाइगस कंडीशन की बात करें, इन होमोजाइगस इंडिविजुअल, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल क्या करेगा, सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा, है ना। यहां पे क्या होगा, सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये होमोजाइगस कंडीशन, अब गैमेटोजेनेसिस होगी, तो ये दोनों गैमेट्स क्या हैं, सिमिलर टाइप हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कुछ नया चला आ रहा है यहां पे। अब अगर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की बात करें, इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, तो यहां पर क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे कैपिटल टी और स्मॉल टी लेते हैं, और जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो दोनों जो एलील हैं या दोनों फैक्टर जो हैं ये एक दूसरे से क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, और एक गैमेट के अंदर एक का आएगा, दूसरे में दूसरा पहुंच जाएगा। अब यहां पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बन रहे हैं, लेकिन मिक्सिंग नहीं हो रही है,
क्या हो रहा है यहाँ पे, मिक्सिंग नहीं हो रही, इसीलिए हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, अब इसको क्रॉस से समझ लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गए पेरेंट, होमोजाइगस स्टॉल हो गया और होमोजाइगस ड्रॉप। हम लोग प्योर लाइन लेके करा रहे हैं क्योंकि मेंडल क्रॉस कुछ इसी तरह कराते थे। F1 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा, सारे प्लांट टॉल होंगे। F1 हाइब्रिड जो है वो टॉल है, ठीक है। अब इसका सेल्फ क्रॉस करा लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, है ना, गैमेटोजेनेसिस होगा और सेग्रीगेशन हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, और ये मिक्सअप होके न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेंगे। वो कॉम्बिनेशन जो यहां पे नहीं मिल रहा है, यहां पे नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं कितने कॉम्बिनेशन मिलते हैं। ये क्रॉस हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन यहां नहीं मिल रहा है, यहां तो मिल रहा है लेकिन यहां नहीं मिल रहा है। तो वापस क्या हुआ, ये प्योर टॉल हो गया, ये ड्रॉप है, ये हाइब्रिड टॉल है, ठीक। तो फिजिकली अगर आप देखिए इस F2 जनरेशन में तो 3 प्लांट आपके टॉल हैं, 1 2 और एक 3 यहां पे टॉल हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का। अब जीनोटाइप की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो क्या मिलता है हमको, जीनोटिपिक के लिए हमको देखना पड़ेगा कितनी प्योर टॉल है, तो 1 है, हाइब्रिड टॉल 2 हैं, है ना, एक ये और एक ये 2, और प्योर ड्रॉप कितने हैं, एक ही है। प्योर ही होगा हमेशा, ड्रॉप जो होगा वो होमोजाइगस कंडीशन में ही होगा। तो रेशियो क्या दिख रहा है, 1:2:1, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि चाहे F1 जनरेशन हो या इसके अलावा कोई जनरेशन है, वहां पे आपको हमेशा सिर्फ टॉल वाले ही फीचर मिलेंगे। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में चूंकि जो एलील से एक दूसरे से सेग्रीगेट हुए, अलग हुए, तो फिर से वापस वही कॉम्बिनेशन आपको दिख गया जो कि यहां पे दिख रहा था। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें यही बताया गया कि जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। होमोजाइगस इंडिविजुअल जो गैमेट बनाएंगे वो सिमिलर टाइप होंगे लेकिन प्योर होंगे। हेट्रोजाइगस जो होंगे वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनाएंगे लेकिन वो भी प्योर होंगे, कोई मिक्सिंग नहीं होगी एलील्स की, है ना। इसलिए इस लॉ को हम लोग एक नाम और देते हैं, लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स, है ना, नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स। एलील्स की कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, यानी प्योरिटी बनी हुई गैमेट्स की सेग्रीगेशन प्रॉपर हो रहा है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एक्चुअली द फर्स्ट लॉ, ठीक है, ऑफ मेंडल जिसकी रीडिस्कवरी हुई थी। यही हमारा फर्स्ट लॉ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अपने एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शन को आगे भी हम लोग देख लेंगे। थर्ड या सेकेंड लॉ हम लोग यहां पे देखेंगे अब, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये एक्सेप्शन है लिंकेज का, ठीक है। और जब हम लोग लिंकेज पढ़ते हैं तो वहां बोलते हैं कि लिंकेज एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लिंकेज ये कहता है कि किसी नए तरह के कॉम्बिनेशन की संभावना नहीं है, नए तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वही डॉटर के अंदर या जो ऑफ स्प्रिंग है वहां पे वो कॉम्बिनेशन मिलेगा, वही जीनोटाइप आपको मिलेगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि नहीं भाई, ऑफ स्प्रिंग में आपको न्यू कॉम्बिनेंट्स यानी रिकॉम्बिनेंट्स मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा लेकिन रिकॉम्बिनेंट भी मिलेगा। लिंकेज ये कहता है कि हमेशा आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये आप कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सेप्शन है लिंकेज का। और यहां पे हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ नॉर्मली 2 जीन का देखेंगे, 2 जीन का इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, जब आप टू पेयर्स अपोजिट ट्रेड्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, 2 पेयर्स अपोजिट ट्रेड्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में आपको 2 ही ट्रेड नजर आते हैं और वो ट्रेड कौन सा होता है, डोमिनेंट होता है।
लेकिन जब आप F2 जनरेशन में जाते हैं, यानी सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं F1 का, तब आपको न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब गैमेटोजेनेसिस हो रही है तो जो भी फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग होंगे, असॉर्ट होंगे या सेपरेट होंगे, और फिर रैंडमली मिक्स होंगे जाइगोट के अंदर, है ना, रैंडमली मिक्स होंगे। तो जब रैंडमली मिक्स हो रहे हैं तो न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन मिलते हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। क्रॉस करा के देखते हैं। यहां पे हम क्रॉस करा रहे हैं टू पेयर ऑफ अपोजिट रेट। तो एक तो राउंड एंड येलो सीड ले लेते हैं, येलो सीड, ठीक है, सब होमोजाइगस कंडीशन है। और दूसरा रिंकल एंड ग्रीन सीड ले लेते हैं। ये क्या हो गया? पेरेंट हो गए। तो राउंड के लिए हो गया कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई। रिंकल के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, ये जीनोटाइप हो गया होमोजाइगस कंडीशन में। क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में क्या मिलने वाला है हमको? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये F1 जनरेशन आ गई। ठीक है, ये क्या है? हाइब्रिड राउंड एंड येलो। ठीक है, अब कैसे ये आया और इसके बाद आगे के गैमेट्स कैसे बनेंगे ये सब हमने पहले बताया हुआ है, आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख लीजिएगा। अब इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं। सेल्फ क्रॉस F1 का हमने क्या कराया? आपस में ही क्रॉस करा लिया। अभी तक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस चल रहा है, राउंड और येलो ही दिख रहा है ना। लेकिन अब आगे देखते हैं हम लोग क्या नजर आता है। तो पहले गैमेट्स बना लेते हैं हम लोग। एक पहला ये बन जाएगा आर वाई, दूसरा आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, कोऑर्डिनेट चेकर बोर्ड को ही बना लिया जाए ताकि हम लोगों को क्लियरली समझ में आए, है ना। 16 बॉक्सेस हमारे बन जाएंगे और टोटल 16 कॉम्बिनेशंस हमको दिखेंगे। इन 16 कॉम्बिनेशन में हमको ये देखना है कितने पेरेंटल कॉम्बिनेशन हैं, है ना, और कितने न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, कितने नए तरीके के कॉम्बिनेशन आपको या न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आपको यहां पर मिलने वाले हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। तो गैमेट्स फॉर्मेशन हमने कर लिया, जैसे यहां पे बना उसी तरह से यहां बन जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इधर मेल गैमेट हो गए और यहाँ पे हम लोग फीमेल गैमेट दिखाएंगे। तो ये हमारी जो निकल कर आएगी इसको क्या बोलेंगे? F2 जनरेशन। ये क्या होगा? F2 जनरेशन। यहाँ ध्यान रखना है सारा फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो 16:0 का होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सब किया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, वहां पे मैंने लगाया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट। अब क्रॉस करा लेते हैं आर आर वाई वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, जल्दी जल्दी आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर आर आर स्मॉल वाई, देन आर 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 आर, हाँ ठीक है, देन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्रॉस होके ये बनेगा, जल्दी जल्दी कर लो, ये बना। देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ क्रॉस, देन इसका इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो ये बन जाएगा, देन ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन स्मॉल वाई, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये इतने कॉम्बिनेशंस बन गए। ठीक, तो फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो हमने पहले निकाला हुआ है कि क्या आता है, कैसे निकालेंगे, सब बता चुके हैं। हमको यहाँ पे सिर्फ बेसिकली देखना है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कौन से आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और रिकॉम्बिनेंट्स कौन से आ रहे हैं। तो यहां पर ये देखिए, ये वाला आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगा, है ना, ये भी आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन हम मान के चलेंगे कि ये भी क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है हमारे पास। ठीक है, हाँ,
और ये भी क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिख रहा है हमको, है ना, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक्स है, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये वाला भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये वाला भी ग्रैंड पेरेंट हम कह सकते हैं कि ये वाला कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। इसी तरह से और कहीं हम लोग देखें, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये, तो आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने दिख रहे हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आपको टोटल 6 दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6, जबकि रिकॉम्बिनेंट्स और न्यू कॉम्बिनेशंस कितने आ रहे हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 कितने हो गए हमारे, 6 वो हो गए, और 10 न्यू कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट्स। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज नहीं हो रहा है, जो फैक्टर्स हैं वो फ्रीली सेपरेट हो रहे हैं और फिर रैंडमली मिक्स हो रहे हैं गैमेट्स में, तो नए तरह के कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। जेनेटिक कॉम्बिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, फिनोटाइप की बात नहीं कर रहे हैं। फिनोटाइप तो आपको पता चला राउंड येलो ज्यादा दिख जाएगा, है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे हम लोग जो फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं वहां पे क्या होता है, 9 आपको क्या दिख जाते हैं, राउंड येलो दिख जाते हैं, लेकिन जीनोटाइप इनका अलग है, इनका जीनोटाइप अलग है भाई, राउंड येलो ये भी है, राउंड येलो ये भी है, राउंड येलो ये भी है ना, और राउंड येलो ये भी है, लेकिन इनके जीनोटाइप क्या है, अलग अलग है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा।